ओके, गुड इवनिंग। तो बताइए, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 है उसमें क्या क्या डाउट्स हैं जिन लोगों ने ट्राई किए हैं? आप चैट में बता सकते हो या अनम्यूट करके बता सकते हो। थर्ड थर्ड नंबर। लेट द रैंडम वेरिएबल x बी अ random variable with uniform density given below. Okay. Then what is the probability that x being 0.6 to 1.2? अच्छा, तो ये क्या लिखना चाह रहा है ये? तो इसमें क्या है आपका 0 से लेके 10 तक, उधर क्या है 0 से 14? ओके, तो अगर मैं ऐसा देखूं कि 0.6 से दिस इंटू 14, तो है ना, तो 0.6 अपॉन 10 कितना? 0.6 और 1.2 का डिफरेंस कितना है? 0.6 का। तो रैंडम वेरिएबल विद यूनिफॉर्म डेंसिटी कर्व गिवन बिलो, ये कर्व कहां से कहां तक है बताओ? ये ग्राफ दिख रहा है आपको, 0 से लेकर 10 तक है ना, 0 to 10 है, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो 14 दिया है प्रोबेबिलिटी, तो 14 कैसे होगा? डेंसिटी कर्व तो प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल में होता है। नहीं नहीं, यहाँ पे एक्चुअली मुझे लग रहा है ये क्या है, एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद यूनिफॉर्म डेंसिटी कर्व बिलो। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी कर्व का ये मतलब हुआ यहाँ पे कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1/10 होगा आई थिंक। तो यस सर। सो 1 बाई, एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ना x जो है 0 से 10 के बीच का कोई भी एक नंबर हो सकता है, तो x इज यूनिफॉर्म 0-10, ये कहना चाह रहा है ना। सो x इज यूनिफॉर्म 0-10, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसके हिसाब से? इसमें क्या होना चाहिए फिर? तो 0.6 होना चाहिए, ठीक। 6 सी आ रहा था। हाँ, सी आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि तो सी होना चाहिए, क्योंकि इसमें सिंपल है, मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा है कि x 0 से 10 के बीच का कोई भी एक नंबर हो सकता है, तो x इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इंटरवल 0 to 10। तो उस केस में क्या प्रोबेबिलिटी होगी x की बीइंग बिटवीन 0.6 एंड 1.2? तो ये डिफरेंस कितना है, 0.6 अपॉन 10 हो जाएगा, तो ये लेकिन यहाँ 0.06 नहीं हो जाएगा, बताओ? वैसे तो यस सर, यही कंफ्यूजन हो रहा है ना, वैसे तो 0.0, वैसे तो 0.06 हो जाएगा फिर, अगर ये वाला चीज है तो ये कहना क्या चाह रहा है? एंड 6 8 10 14, ओ एक मिनट, यूनिफॉर्म डेंसिटी कर्व, ये क्या मतलब यूनिफॉर्म डेंसिटी कर्व? प्रोबेबिलिटी 10 तब हो सकती है जब 0 से 1/10 हो। ठीक है, मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए, इसको मैं बोलता हूँ
मेरे को इसमें बोलता हूँ किसका है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होना चाहिए अभी मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। नेक्स्ट बताओ। तो इसमें अच्छा चैट में है। सर 5 number. A random variable x has following PMF. So ये PMF है. The value of k such that probability of x less than equal to a is more than 1/2. तो k तो वैसे ही आ जाएगी वहां से PMF से। तो ये सर यहाँ से मीडियम का कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता क्या? लेकिन इसमें a का क्या रोल है? व्हाट इज दैट a? मेरे को लग रहा है एक जगह के होना चाहिए था सर वहाँ पे। या तो यहाँ मुझे लग रहा है यहाँ k की जगह हो सकता है a होगा कि k की ऐसी वैल्यू a की वैल्यू क्या होगी ताकि ऐसा हो जाए, है ना। तो वो जो वैल्यू ऑफ k पूछने का मतलब वैल्यू ऑफ a पूछेगा। चलो इसको सॉल्व करता हूं। पहले तो k की वैल्यू निकालो। k तो यहाँ से आ जाएगा ना, PMF। K equal to 1/9 आ रहा है सर। हाँ, क्योंकि सिंपल है इसमें कि जैसे ये x है और ये प्रोबेबिलिटी है, तो x की वैल्यू उन्होंने 0 1 2 3 4 5 ठीक इस तरीके से आएगा। तो 6 7 8 कहाँ तक गया है? 7 तक ही गया है। ओके, तो अब क्या है? 0 पे जैसे के x को अगर 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगी, 1 रखेंगे तो x की जो वैल्यू है वही हो जाएगी, है ना। हमें x को 1 रखना है तो k के इक्वल आ जाएगी, तब k होगा। 2 रखेंगे तो 2k, 3 पे 3 - 2 1k, 4 पे 4 - 2 2k, 5 पे 5 - 4 तो मतलब k हो जाएगा। 6 पे 6 - 4 2k स्क्वायर, और 7 x को रखेंगे तो 7k स्क्वायर प्लस k, तो ये आ जाएगा 7k स्क्वायर प्लस k, यही ना। अब देखो, सो इन सबको ऐड करके 1 के इक्वल कर दो, जैसे इन्होंने बताया, पर चेक कर लेता हूँ। तो 7k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, तो वैसे तो ये 9k स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, और k कितने हैं? अरे निशा, तुम्हारा माइक ऑन है। सो 7k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर 9k स्क्वायर, एंड प्लस में आ जाएगा 9, सो 9k बराबर 1 हो जाएगा, यही ना। देख लो, आठ है 9 है 8 ना, 8k। ओके, सो 8k इज इक्वल टू 1, सो 9k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 1 इज 0, 9 1 जा 9, सो 9k स्क्वायर प्लस 9k माइनस k माइनस 1 इज 0, सो यहाँ से आ गया 9k माइनस 1 और k प्लस 1 बराबर 0,
सो k की वैल्यू 1/9 होगी या k की वैल्यू -1 होगी। -1 हो नहीं सकती क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होती नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल है। सो k बराबर 1/9, सही बताया आपने। अब k आ गया तो k नहीं पूछा, यहाँ होगा देन द वैल्यू ऑफ a सच दैट, ये पूछना चाह रहा है कि वैल्यू ऑफ a क्या होगा, ठीक है। सो इसमें होगा क्वेश्चन 5 जो है, वैल्यू ऑफ a सच दैट बताओ आप निकाल पाओगे? हाँ जी, जिनका डाउट है विकास, यहाँ a निकालना, वैल्यू ऑफ स्मॉल a सच दैट, जहां पे CDF की CDF, हाँ समझ लो, CDF शुड बी मोर देन हाफ। हाँ नेक्स्ट बताइए। 42 किसी चैट में लिखा ना, 42 में क्या है कि आपको दे रखा है 42 में 1 0 0 है ना, इस तरह से है, बी द रैंडम सैंपल फ्रॉम बाइनोमियल 1, थीटा, ठीक है, बाइनोमियल 1 थीटा है, एंड UMB ऑफ थीटा इनटू थीटा प्लस 1, ये तो फॉर्मूला होता है। क्या डाउट है भाई जैकोब इसमें? ओके ओके 1 मिनट। सो मान लो बर्नौली 1 थीटा है, तो क्या फॉर्मूला होता है जी? एक्सपेक्टेशन ऑफ t अपॉन n थीटा एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ t इनटू कितना, t माइनस 1 n इनटू n माइनस 1, है ना बाइनोमियल में, और दिस इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, थीटा इंटू थीटा प्लस 1, मतलब थीटा प्लस थीटा स्क्वायर, तो दोनों को ऐड कर लो। तो एक्सपेक्टेशन t अपॉन n, t इंटू t माइनस 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1, दिस इज थीटा इंटू 1 प्लस थीटा, ऐड कर, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। अब इसकी वैल्यू निकाल लो। सो इस क्वेश्चन में क्या है, सो n की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, सैंपल साइज 6 का है ना, तो n की वैल्यू है 6, और t मतलब यहाँ t जो नोटेशन यूज कर रहे हैं वो समेशन xi की वैल्यू है, समेशन xi की ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है, तो ऐड कर लो, 3 आ जाएगी ना, सो 3 आ गई। अब ये पुट करो जरा, इसमें क्या आंसर आएगा जो पूछा है इसमें, सो पुट करोगे तो 3 अपॉन 6 प्लस t की वैल्यू 3 इंटू 2 अपॉन 6 इंटू 5, कितना आ गया जी? सो 1/2 प्लस 1/5, ये बनेगा 7/10, 0.7। टेल मी व्हाट इज द डाउट इन दिस क्वेश्चन। अब ये सब अगर नहीं आ रहा देन योर लेवल इज टू लो, अब एग्जाम टाइम आ रहा है, स्टिल यू आर सफरिंग इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मींस यू डोंट हैव, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, और जैम को दौरान ये सब फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा था ना, ये सब जैम के क्वेश्चन में ये सब बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा। इफ यू आर स्टिल नॉट एबल टू सॉल्व देन यू हैव टू इंप्रूव। सो कुछ खास नहीं है। सर क्वेश्चन 3 हो गया है। हाँ क्वेश्चन 3 में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, x यूनिफॉर्म 0 10 है मुझे ऐसा लग रहा है, तो x की प्रोबेबिलिटी 0.6 से 1.2 में होने की क्या है, तो इसका 0.06 होना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम लग रहा था, ग्राफ बनाया, क्या आप दिखाना चाह रहा समझ नहीं आ रहा, तो हमने इसको सॉल्व किया, जस्ट x यूनिफॉर्म 0 10 लेके सॉल्व कर, तो आंसर आगे मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 1 भेजा सर। एक मिनट रुको, क्वेश्चन नंबर 9 सर। 9, ठीक है। 9 कह रहा है कि इफ fx is the CDF of random variable x then ex square can be given as, ओके तो वैसे तो अगर नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, लेकिन यहाँ बोला ना नॉन नेगेटिव है, अगर नॉन नेगेटिव होता
तो उस केस में हमारा अगर ये नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल होता है तो ex स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 2x into 1 minus CDF of x dx 0 से इंफिनिटी। तो ये तब फॉर्मूला है जब x इज अ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल, है ना। और ये जैम 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये IIT जैम 2023। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं बोला इसने कि नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, इसने कहा सपोर्ट पूरा रियल नंबर हो सकता है ना। सो ex स्क्वायर का fx be a CDF of random variable x। सो क्या होता है भाई, अभी हमने कुछ दिन पहले कल ही शायद किसी और मॉक टेस्ट में था ना कि ex का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे ex का भी x अगर मोर देन इक्वल टू 0 है तो ex का फॉर्मूला है 1 माइनस CDF ऑफ x dx, ये था। और अगर मान लो x रियल नंबर है सपोर्ट तो ex का क्या फॉर्मूला था भाई, सर 0 to infinity minus CDF of x minus fixed to 0 CDF minus CDF of x। अब यहाँ पे है fx स्क्वायर की बात कर रहा है ये, तो ये ex का फॉर्मूला था अगर सपोर्ट रियल नंबर हो जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सपेक्टेशन। तो इसी से रिलेटेड होगा ये। सो ठीक है ना। तो यहाँ अगर 0 से इंफिनिटी होता और नॉन नेगेटिव बोलता तो ये करेक्ट होता। तो अगर 2x वाला सिर्फ यही है तो यही ऑप्शन होगा। तो देखना पड़ेगा कहीं मिस्टेक तो नहीं किया है, बस वही देखना है। CDF minus x जो ले रहे हैं, हाँ हाँ, CDF ऑफ माइनस एक्स क्यों ले रहे हैं एग्जैक्टली। तो नॉन नेगेटिव डिक्रीजिंग है ना, नॉन डिक्रीजिंग राइट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन ये 0 से इंफिनिटी क्यों कंसीडर कर रहा है, क्योंकि हाँ ओके। सो इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है एक्चुअली, देखो अगर तुम इसको देखना चाहो, जैसे डी ऑप्शन जो बोला है कि 0 से इंफिनिटी 2x इंटू 1 माइनस fx dx को मैं ब्रेक कर देता हूं दो पार्ट में, प्लस 0 से इंफिनिटी 2x इंटू f ऑफ माइनस x dx। ठीक, देखो सो ये लिखा हुआ है डी ऑप्शन में, वो ब्रेक कर दिया मैंने। तो ये तो पहला तो रहने दो ऐसे ही, 0 से इंफिनिटी 2x 1 माइनस fx dx। अब यहाँ माइनस x को तुम नया नाम दे दो, t नाम दे दो लेट से, तो क्या होगा, यहाँ माइनस dt आएगा तो एक माइनस बाहर रहेगा और यहाँ आ जाएगा, चेक करो क्या बनेगा बताओ, t में चेंज करो इसको। सो माइनस 2t और ये माइनस यहाँ आ गया। सो जब 0 है तो ये 0 ही रहेगा और प्लस इंफिनिटी में माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, ये है ना, चेक करो। और एक माइनस 2 माइनस आएगा, एक मिनट, तो बाद में ये चेंज करोगे तो फिर माइनस हो जाएगा। तुम लोगों को चेंज ऑफ वेरिएबल समझ आता है ना, वन वेरिएबल में मैंने क्या किया, माइनस एक्स को टी रखा है, एक बार इसको लिख के ट्रांसफॉर्मेशन करके बताओ क्या बनेगा फाइनली। तो अभी ऐसा बनेगा, चेक करो, हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे माइनस एक्स को टी, ठीक है, और लिख के वेरीफाई करो, ऐसे हवाबाजी नहीं करना, ऐसे देख के सही कर, लिख के एक बार चेक करो क्या आ रहा है। ठीक है। सो अभी इसको और चेंज करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, 0 से इंफिनिटी 2x 1 माइनस fx dx माइनस माइनस इंफिनिटी से 0 2x fx dx, जो कि फॉर्मूला होता है ex स्क्वायर का। ठीक है, तो ये रिड्यूस होकर वैसा बन जाएगा, देखो ठीक है भाई, जिसका डाउट था कन्विंस हो बताओ। सर 8 नंबर भी था। हाँ ये ओके है ना। 8th में क्या है, ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड होना चाहिए, थर्ड नहीं होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन
थर्ड ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी मॉड x मोर देन a है ना, तो इसका क्या मतलब है, सॉरी मॉड x लेस देन इक्वल टू a, सो मॉड x इज लेस देन इक्वल टू है ना, थर्ड स्टेटमेंट, तो इसको क्या लिख सकते हो तुम, प्रोबेबिलिटी यही है, ठीक। अब मैं इसको अगर ऐसा लिखूं, इसमें x क्या बोला है, x CDF है जो कि सिमेट्रिक है जीरो के, सो f इज अ CDF एंड f जो है PDF है उसका, स्मॉल f विच इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो, PDF है, देन तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, तो मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल कन्वर्ट कर कंसीडर कर लो, तो ये जो x है नॉर्मल 0 1 है, ठीक, तो नॉर्मल 0 1 जो होता है सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट, ठीक है। तो अब बताओ इसको क्या कर सकते हो तुम, नॉर्मल केस में इसको क्या लिख सकते हो, फाई ऑफ a माइनस फाई ऑफ, तो फाई को ही तो CDF बोलते हैं, CDF ही तो है ये, तो CDF एट a माइनस CDF एट माइनस a। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, CDF एट माइनस a का फॉर्मूला पता है, फाई माइनस a किसके इक्वल होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए, सर 1 माइनस फाई कीजिए क्या बनेगा, ये बनेगा कि नहीं, यस बस हाँ जी बताइए। सर 7th। If f denote the CDF, which of the following is not always true for all real values of x? कौन सा हमेशा ट्रू नहीं हो सकता, मतलब होगा नहीं, हाँ, which is not always true, अच्छा, कह रहा है fxy is less than equal to half fx plus fy, कह रहा है fxy is more than equal to minus 1 and इसके बाद फोर्थ वाला भी देख लीजिएगा। रुको 1 by 1। तो ये बताओ इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप ये देखो ज्वाइंट CDF का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी, बताओ इसका क्या मीनिंग है, ज्वाइंट CDF ऑफ XY, इसका क्या डेफिनेशन है, इक्वल टू किसके इक्वल टू होगा, ये मैं किसके इक्वल लिखूं इसको, x less than equal to x and y less than equal to y। ठीक है, ठीक है। अब बताओ जैसे आपसे पूछा जाए, डू यू नो सो बुल्स इनइक्वालिटी क्या कहता है, इसको अप्लाई कीजिए। सो बुल्स इनइक्वालिटी का क्या स्टेटमेंट है, अगर इसमें ब्रेक करूं मैं क्या लिख सकता हूं, है ना, बोनफेरोनी इनइक्वालिटी है ना, बुल्स इनइक्वालिटी, कोई बताइए, एनीवन, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ बुल्स इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन 1 माइनस
ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट होता है, ए इंटरसेक्शन बी का बोल फिल हो जाती है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं लिखूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ये ए है बी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x मोर देन इक्वल टू ए, सो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो x मोर देन x हो जाएगा, माइनस बी कॉम्प्लीमेंट y मोर देन y हो जाएगा। सो इसको मैं अगर ठीक से सॉल्व करूं तो ये कुछ ऐसा है 1 माइनस, तो ये 1 माइनस सी डी एफ, वो भी 1 माइनस सी डी एफ। सो फाइनली क्या बन जाएगा, तो ये इसको 1 माइनस सी डी एफ लिखो, तो सी डी एफ ऑफ x प्लस सी डी एफ ऑफ y माइनस 1 आ जाएगा ये। तो मतलब जॉइंट सी डी एफ जो है, यहां से ये पता चला कि जो जॉइंट सी डी एफ है दिस इज मोर देन इक्वल टू, ठीक, सो जॉइंट सी डी एफ इज मोर देन इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई माइनस 1, ठीक है, तो इससे आ जाएगा। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट बना दिया जो कि बी ऑप्शन है, वो समझ आ गया मुझे। तो अब ये क्या ही कर रहा है, देखो इसी अब बी का कॉम्प्लीमेंट ही तो कहीं ना कहीं सी लिखा हुआ है, उसी में जैसे क्या किया 1 माइनस, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि ए इंटरसेक्शन बी जो है, ये बी ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है, बी ऑप्शन तो यही है, ट्रू आ गया। और जो सी ऑप्शन वो कहना चाह रहा है कि ज्वाइंट सी डी एफ लेस देन इक्वल टू होगा, मतलब जो सी ऑप्शन है वो क्या कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x इंटरसेक्शन y लेस देन इक्वल टू y। ये ज्वाइंट सी डी एफ को इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये कह रहा है कि ये जो इक्वल होगा, सो दिस इज सम काइंड ऑफ, मान लो ऐसा है a इंटरसेक्शन b मान लेते हैं, तो ये b ऑप्शन सी ऑप्शन कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो ऐसा कुछ होता है इनइक्वालिटी, क्या ये जरूरी है कि जो थोड़ा ठीक से सोचो, यही है, सर ये प्लस में होता है, पी ए प्लस पी, चलो इसको बुला लेते हैं इधर, तो क्या आ जाएगा P, अगर तुम सोचो, हाँ अगर मैं इसको लेफ्ट में बुला लूं इस क्वांटिटी को PA प्लस PB है ना, तो जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कोई एग्जांपल लेके भी तुम दिखा सकते हो कि जरूरी नहीं है। हाँ, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरली ट्रू, अब ऐसा कोई एग्जांपल लेके भी इसको डिस्कार्ड कर सकते हो। तो ये ऑप्शन सी कह रहा है, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। अच्छा बाकी देख लो, ए बी ए और डी में देखना है, तो डी स्टेटमेंट जो है ये क्या लिख रहा, प्रोडक्ट है ना, दो सीडीएफ के प्रोडक्ट का रूट है, तो ये ज्योमेट्रिक मीन टाइप का हो गया है ना। सर ऊपर वाला अरिथमेटिक मीन है, नीचे वाला ज्योमेट्रिक मीन है, यस, जो उससे किस रिलेटेड है, क्या कुछ थ्योरम? हाँ मतलब वो लेस देन होगा, तो ये थ्योरम ही है, बस थ्योरम को ही क्वेश्चन बनाया है। ज्वाइंट सीडीएफ जो है पहला, हाँ ए ऑप्शन में दोनों जो मार्जिनल सीडीएफ है उसका अरिथमेटिक मीन ले लिया है, और डी ऑप्शन में मार्जिनल सीडीएफ का ज्योमेट्रिक मीन लिया है। तो ठीक है, तो बीसी में मतलब सी इज फॉल्स स्टेटमेंट, यहां से भी दिख रहा है सी इज फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि बी ट्रू हो गया है, तो ए बी और डी ट्रू स्टेटमेंट है, सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है जी, कुछ पूछना है तो बताओ। तो एलिमिनेट कर सकते हो गलत दिखा के, ये है दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज, है ना, सो दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है। वैसे देख सकते, इसको उधर बुला लो, तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 1 होगा, जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है कई बार, ए यूनियन बी प्लस इंटरसेक्शन, है ना। तो मैं अगर इसको और डिटेल में देख लो, एक काम करता हूँ, एक स्टेप बढ़ाता हूँ इसको, मैं जब एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा तो ये इसको इधर बुला लो, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस, से बोल से इनइक्वालिटी में चेंज कर दे, जो वहां से गलत हो जाएगा ये। हाँ वैसे भी कर सकते हो, ये भी सही बात है, हाँ जैसे भी तुम देख लो, ए इंटरसेक्शन बी, ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू 1 होगा, जरूरी थोड़ी है, ये यही चीज को मैं ठीक किया, इसको इधर बुला लिया,
फिर ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिखो, तो ये क्वांटिटी हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगी, जरूरी नहीं है ना। कई बार तो ए यूनियन बी अगर सैंपल स्पेस के इक्वल आ गया मान लो, तो वैसे ही वो हो जाएगा। और जहाँ पे इंटरसेक्शन में भी कुछ पॉइंट ले लो, तो ये नॉन जीरो क्वांटिटी, ये 1 हो जाएगा, तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसा एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। हाँ, इसके बाद क्या बोला, फोर्थ में क्या है भाई, फोर्थ कह रहा है कि a natural number is selected from first 20 natural number। तो एक नंबर सेलेक्ट किया हमने फर्स्ट 20 में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 15 अपॉन एक्स माइनस 15 लेस देन 0 होगा। तो पहली बात तो ये है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये यूनिफॉर्म है 1 2 अप टू 20, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, ठीक है। सो एक नेचुरल नंबर सेलेक्ट किया हमने फ्रॉम 20 नेचुरल नंबर, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 अपॉन एक्स माइनस 15 इज लेस देन 0, है ना। तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ ईच पॉइंट पे इक्वल मास रहता है, तो हर नेचुरल नंबर की प्रोबेबिलिटी जो सपोर्ट है इसकी, सो 1/20 होगी। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 अपॉन एक्स माइनस 15, तो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ये न्यूमरेटर फैक्टराइज हो सकता है क्या, सर x माइनस 10 x माइनस 5, तो x माइनस 10 x माइनस 5 अपॉन x माइनस 15 लेस देन 0। अब आप ये सॉल्व करना जानते होंगे, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज, है ना। ये सब 11th 12th का कॉन्सेप्ट है। तो क्या करते हैं, ईच फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो हमारा तो इंटरेस्ट 1 से 20 के बीच का ही है, तो चलो 1 से लेके 20 के बीच ही सोचते हैं। तो इसी बीच में 5 आएगा, इसी बीच में 10 आएगा, इसी बीच में 15 आएगा। अब ये फैक्टर के बारे में सोचो, तो यहाँ पे x की वैल्यू 15 से 20 के बीच लूंगा तो सारी क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, x 10 से 15 के बीच में लूंगा तो नेगेटिव आएगी, चेक करो, और 5 से 10 के बीच में लूंगा तो पॉजिटिव आएगी। इसकी वैल्यू बात कर रहा हूँ। और 1 to 5 के बीच कोई भी नंबर चूज करो तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक। तो हमें नेगेटिव वाले चुनने हैं, इक्वल टू 0 नहीं लगा रखा है, तो हमें वो बाउंड्री पॉइंट 10 15 को इंक्लूड नहीं करना है। हाँ, इवन 10 5 और 15 इंक्लूड नहीं होगा। तो बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है, 1 से 20 के बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं जिसके लिए ये जो फैक्टर है ये नेगेटिव हो जाएगी, दिख रहा है क्या यहां से आप लोगों को, क्या होगा, 1 से 4 और 11 से 40। है ना। इंक्लूड नहीं करना, यहाँ इक्वल जो रहता है इंक्लूड करते हैं उसको, अदरवाइज नहीं करेंगे। चलो तो देख लो, इसको निकालो, बताओ। सो इसका जो प्रोबेबिलिटी, अब x की वैल्यू पॉसिबल है 1 2 3 4 और पॉसिबल है 11 12 13 14, कितने हो गए, 4 4 8 नंबर। तो आंसर हो गया 8/20। देयर आर 8 फेवरेबल आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस में 20 है, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम यूनिफॉर्म है। तो ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। सारे क्वेश्चन डाउट, अभी 7 8 9 10 किया है मैंने, इधर 3 4 5 हो ही गया। कौन सा अगला, फिफ्थ हमने डिस्कस किया ना अभी। फिफ्थ में यहाँ फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ स्मॉल a सच दैट दिस, यहाँ a होगा k के प्लेस पे, क्योंकि k 1/9 आ रहा था। और उसके बाद पुट करो k, फिर देखो a ऐसा क्या होगा, तो यहाँ a है, स्मॉल a, द वैल्यू ऑफ स्मॉल a। ठीक है सर, समय में लेट ज्वाइन कर। हाँ, वो पहले मैंने डिस्कस कर रखा, आगे बताओ भाई। So 23. 1 by 1, हाँ एक एक करके, एक साथ सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। तो a dice was rolled 30 times with the result shown below। अच्छा, हाइपोथेसिस गायब है इसमें।
एक मिनट, तो इसको ठीक है, ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट कर देगा अभी, तो अभी सारे करेक्शन हो जाएंगे शाम तक। हाँ नेक्स्ट बताओ। So 24. 24 है x1 x2 xn be a random sample from density fx theta, ठीक है, जहाँ पैरामीटर स्पेस ये है μ1 μ2 सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, मतलब इसमें 3 पैरामीटर है, μ1 μ2 और सिग्मा स्क्वायर, और कह रहे हैं which of the following is not a hypothesis, कौन सी हाइपोथेसिस नहीं है। तो इसमें क्या डाउट है? So शायद फोर्थ वाला होना चाहिए। क्यों? फोर्थ हाइपोथेसिस क्यों नहीं होगी? आप सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं सिंपल वर्सेस कंपोजिट। यहाँ सिंपल कंपोजिट पूछा ही नहीं है। आपने कभी देखा है कि टेस्टिंग में हम क्या चेक करते हैं? पैरामीटर के बारे में ना, ये x बार मोर देन 0 x बार लेस देन 0 कभी टेस्टिंग होता है इसका? टेस्टिंग में हम क्या टेस्ट करते हैं? पैरामीटर के बारे में ना। Yes sir. तो इसमें कहाँ है पैरामीटर? बी ऑप्शन में। अरे टेस्टिंग में एक्चुअली ये मतलब है ना कि जहां अननोन पैरामीटर है उसके बारे में टेस्ट कर रहे हैं कि या तो वो 0 से कम होगा या 0 होगा वर्सेस 0 नहीं होगा, यही चेक करते हैं ना। ये टेस्टिंग थोड़ी हो सकती है कि x बार मोर देन 0 x बार लेस देन 0। x बार तो मुझे पता है कि क्या है वैल्यू, जब ऑब्जर्व्ड वैल्यू मुझे दे रखी होगी सैंपल की, तो मुझे x एस्टिमेट किसको करते हैं? पैरामीटर को या एस्टिमेटर को? पैरामीटर। हाँ, पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं ना, नॉन पैरामीटर को। तो x बार क्यों एस्टिमेट होगा? तो टेस्टिंग में x बार क्यों आएगा? यहाँ तो x बार एस्टिमेट हो रहा है, x बार को एस्टिमेट करते हैं, वो तो अननोन पैरामीटर म्यू को एस्टिमेट करते हैं, और एस्टिमेटर x बार है एक्चुअली। म्यू बराबर 0 म्यू नॉन 0, ठीक, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है। पूछा है कौन सा हाइपोथेसिस नहीं है। अब ये आपको ये हाइपोथेसिस कौन सा नहीं हो सकता है, तो बी हाइपोथेसिस नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें पैरामीटर गायब है। टेस्टिंग पैरामीटर की होती है, एस्टिमेटर की नहीं। दैट्स व्हाई। और सिंपल कंपोजिट जब पूछेगा तो पूछेगा, आप क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। 17। The standard error of the sample correlation coefficient is, ये तो फॉर्मूला है, देख लो क्या है। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होगा सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट में। स्टैंडर्ड एरर क्या है? हैं? जो दिया है आंसर वही होगा। क्योंकि ये तो फॉर्मूला है ना, इसमें क्या ही बता सकता हूं मैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए, मतलब वो देखना पड़ेगा। ये नेक्स्ट सब 20 बता दीजिए। A random sample of 100 voters in a community produced 59 voters in favor of candidate A, and the observed value of the test statistics for testing the null hypothesis p बराबर 0.5 versus p बराबर not equal to this. The random sample of 100 voters in a community produces 59 voters in favor of candidate A. अच्छा,
100 में से 59 ने the observed value of the test statistics for testing the null hypothesis. जैसे क्या मतलब है? इसको हम टेस्टिंग प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक रैंडम सैंपल है 100 वोटर्स का, मतलब मान लो x1 x2 x100 है इस तरह से, और वो बर्नौली क्या होगा, बर्नौली 1, मान लो यहाँ पे p है, ठीक, क्योंकि यस नो होगा ना, सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो 0 1 सपोर्ट है, और ये जो 59 है ये समेशन xi की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ xi कैन टेक वैल्यू 0 और 1, ठीक। तो 59 क्या है, अच्छा 59 इज द वोटर्स इन फेवर ऑफ कैंडिडेट ए, तो मतलब इसकी वैल्यू ले लो 59। अब द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है ना, तो H0 में है कि सपोर्ट्स कैंडिडेट ए और H1 में नॉट सपोर्ट, इस तरह समझ लो। या यहाँ पे हालांकि इन्होंने कर रखा p बराबर 0.5 वर्सेस दिस दे रखा है, तो इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैसे डिसाइड करते हो तुम लोग? ये टेस्टिंग प्रॉब्लम में अब बताओ कैसे निकालोगे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स? सर नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट करके लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से ना, मतलब क्रिटिकल रीजन क्या आएगा? क्रिटिकल रीजन क्या है? तो ऑब्जेक्ट वैल्यू जैसे पूछा हुआ है सर इसमें, तो क्रिटिकल रीजन जैसे मॉड z ग्रेटर देन z अल्फा y2 में लिख कुछ w s बार x बार माइनस सिग्मा, तो अप्रोक्सीमेट करके कितना आएगा? सर जो स्टैटिस्टिक्स आएगा उसी का तो पूछा है, और ये स्टैटिस्टिक्स तो निकाल ही लेंगे क्योंकि दिया है ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी दे ही दिया है उसका। LH0 अपॉन LH1, स्टैटिस्टिक्स कैसे लिख लेगा सर ये बताओ? ये है स्टैटिस्टिक्स तुम्हारा। यस सर, उसी का वैल्यू पूछा है जी, तो इसकी वैल्यू निकालो, और इसकी जो वैल्यू आएगी तो उसमें तुम ये डेटा यूज करो। जैसे मान लो x बार पूछ दिया, यहाँ पे तो दिया हुआ है क्या नॉट इक्वल टू 0.5, तो सर इसके लिए इसका ml 0.5 के लिए तो ml वही हो जाएगा, क्योंकि सर ml का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। हाँ, H1 का ml नहीं पर समझ में आया। अरे भैया बाइनोमियल बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का एमएल क्या आता है? x बार सर, तो यूज करो ना। तो एक तो तुम लोग ना सब जैम वाला भूल गए क्या सारे कॉन्सेप्ट? ये सब जैम में ये सब इस तरह क्वेश्चन खूब आए हैं वहां पे। इसमें क्या है, लाइक्लीहुड फंक्शन अगर मैं इसका लिखूं तो क्या होता है, प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to n, क्या लिखते हो यहाँ पे, xi की पावर p और 1 माइनस xi की पावर 1 माइनस p, ये बर्नौली का पीएमएफ का फॉर्म है प्रोडक्ट। तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या बनती है, सो प्रोडक्ट ऑफ xi, हाँ मतलब ठीक है, ओ उल्टा लिख दिया ना, सॉरी सॉरी, वो मैंने उल्टा, p की पावर xi, एक तो ना मैं भी भूल गया हूँ लग रहा है, 1 माइनस xi, ठीक है अब सही है। हाँ, क्योंकि 0 पे 1 माइनस p और 1 पे p है ना बर्नौली में, तो x बराबर 1 रखेंगे p आएगा, तो 1 रखेंगे तो p मिलेगी। हाँ हाँ, बाइनोमियल का इसमें n इक्वल टू 100 दिया है क्या, वो नहीं समझ में। हाँ, सैंपल साइज 100 है जी। क्या पूछा था कोई बाइनोमियल? हाँ बाइनोमियल को डिस्टेंस की होता है √10 * t - p0 √1 p0 * 1 - p0, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, अगर आपको याद है वही मैं डिराइव करूंगा, अगर आपको पहले से याद है डायरेक्टली वैल्यू यूज कर लो। हाँ, नहीं तो मैं वही डिराइव कर रहा हूँ, क्योंकि ये कैसे, अगर नहीं याद है देन यू कैन डिराइव।
कैसे डिराइव करेंगे? सो p की पावर समेशन xi 1 माइनस p की पावर n माइनस समेशन xi। तो ये तो लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया। अच्छा थीटा क्यों लिख रहा हूं मैं, p लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है जी। सो दिस इज योर लाइक्लीहुड फंक्शन। अब क्या करते हो तुम लोग, इसमें mle कितना आता है, x बार, यस सर। तो x बार आया तो ठीक है ना। तो p के जगह एक बार रखो 1/2, एक बार p के जगह x बार रखो लेस देन इक्वल टू k करो, बताओ क्या आ रहा है यहाँ सिंप्लीफाई करके। हो जाएगा सर, वहाँ पे कंफ्यूजन हुआ था। p इक्वल टू जब मैंने समझ लिया दोनों कंपोजिट है सर, दोनों के लिए mle फाइंड करना सर। नहीं ठीक है ना, हो तो जाएगा यहाँ से पुट कर, इसकी जो वैल्यू आएगी इसमें रख दो डेटा जो दे रखा है, x बार की वैल्यू 0.59। सिंपल वर्सेस कंपोजिट। तो तुम ठीक से पढ़ते नहीं, एक बार समझ गए तो दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, 3-4 बार क्वेश्चन पढ़ो, नहीं समझ आ रहा तो हाँ नेक्स्ट बताओ। 25 A coin is tossed 8 times and total number of heads were observed. A test procedure rejects the null hypothesis that coin is unbiased. अच्छा, if the, so मतलब ऐसा है coin is unbiased, ये H और H1 है, coin is biased, तो ये कह रहा है कि coin is tossed n time and total number of head were observed. Test procedure reject the null hypothesis. अरे यार